नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 9 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, सीधे बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने कल वाला जो वीडियो था उसको अच्छा देखा। देखिए, कम लोगों ने देखा लेकिन पूरा देखा, और ये मैं चाहता हूँ। मात्र 16 लोगों ने देखा, लेकिन एवरेज जो है 10 मिनट से ऊपर लोगों ने देखा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिसने भी देखा उसको फायदा पूरा मिला। जबकि उससे पहले वाले वीडियो को 102 लोगों ने देखा, बट एवरेज टाइम बहुत कम था, यानी कि बहुत कम लोगों ने भी उसको पूरा देखा था। तो आप देखिए मत, और अगर देखिए तो पूरा देखिए आपको, ताकि इसका प्रॉपर फायदा मिले। चलिए ठीक है, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो हमारे किशनगढ़ यानी कि केकड़ी अजमेर से है। क्या न्यूज़ है? देखिए, प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई वाला शहर बन गया है। कौन सा? केकड़ी। ठीक है, पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे पूरे शहर में, यानी कि शहर के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, महत्वपूर्ण जो स्थल है, वहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री वाईफाई मिलेगा। आमजन को सार्वजनिक स्थलों पे मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध होगा। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और 10 अप्रैल को इसको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन करेंगे उद्घाटन? जो शहरी नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा है, वो इसका उद्घाटन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लागत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थान इंपॉर्टेंट है, केकड़ी, जिला अजमेर, राजस्थान। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। ठीक है, इसको कहाँ यूज होगा? एक तो देखो, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में फ्री वाईफाई जो है उपलब्ध करवाया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए केकड़ी, राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा आप क्या है, अगर मान लो डिजिटल राजस्थान पे अगर कोई सवाल आता है, तो वहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। बस इस न्यूज़ का ये इंपॉर्टेंस है। ISSF वर्ल्ड कप जो है, ISSF, यहाँ भारत को गोल्ड मिला है और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बना है। कहाँ आयोजन हुआ? देखिए, आयोजन भी आजकल पूछा जा रहा है। स्पेन के ग्रेनाडा में इसका आयोजन हुआ है, और दोनों जो खिलाड़ी थे उन्होंने 487.7 अंक हासिल कर जूनियर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछला जो रिकॉर्ड था वो उज्बेकिस्तान के नाम था, उन्होंने क्या 481.3 अंक प्राप्त किए थे, यानी कि इससे लगभग 6 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। कौन कौन है स्वर्ण पदक जीतने वाले? पलक गुलिया और मुकेश नेलाहवल्ली 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, ISSF वर्ल्ड कप जो है एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और यहाँ पे जूनियर वर्ल्ड कप में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पलक गुलिया और मुकेश नेलाहवल्ली का जो नाम है आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे एक दैनिक भास्कर की न्यूज थी कि रिपनेस थ्योरी किसको बोला जाता है। देखिए, रिपनेस थ्योरी वो होती है जब दो लोग, मान लिए मुकेश और रमेश, दोनों आपस में कई सालों से लड़ रहे हैं, पर एक पॉइंट पे दोनों को रियलाइज होता है कि यार अब ना दोनों का सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, वैसे भी लड़ाई में दोनों का नुकसान होता है, बट एक पॉइंट पे कि दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तब वो एक पॉइंट पे आते हैं, यानी कि अब सहमति बना देनी चाहिए और ये जो संघर्ष है इसको खत्म कर देना चाहिए। और यही हुआ किसके साथ में? यूएस और ईरान के साथ में। ठीक है, यानी कि संघर्ष को सुलझाने का सही समय कब होता है? जब दोनों पक्षों को लगे कि लड़ाई जारी रखना नुकसानदेह है, और यही हुआ। दोनों ने 2 वीक का एक सीज फायर किया है। कौन विद्वान थे जिन्होंने थ्योरी दी? विलियम जाटरमैन, नाम याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है कभी। और एज ए जनरल आपके एक नॉलेज बेस के लिए भी ये अच्छी न्यूज है। यानी कि समझौता तब सफल होता है जब संघर्ष म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेंट की स्थिति में पहुंच जाए, यानी दोनों ही पक्षों को ये लगे कि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये केवल हानिकारक है। चर्चा में क्यों है, हमने बात कर ली। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जो बढ़ता तनाव है उसके संदर्भ में ये थ्योरी पुनः प्रासंगिक हो गई है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों का गठन किया गया, और वित्तीय समितियां सबसे इंपॉर्टेंट समितियां होती है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमें पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे जो इलेक्टेड यानी कि चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से शासन शासन किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम राजस्थान में अगर स्टेट के लेवल पे देखें तो हम किसको चुनते हैं? एमएलए को। ठीक है, हमारे राजस्थान में सीटें कितनी है? 200। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। अब क्या है, क्या विधानसभा हमेशा काम करती है? नहीं, आपका जवाब होगा नो, कि 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र को ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहा जाता है। तो ये 3 सत्र होते हैं। इसके अलावा बाकी टाइम ये लोग आपस में नहीं मिलते। रही बात विधानसभा का, जो काम है काफी ज्यादा काम है, बहुत अलग अलग मुद्दे हैं, तो इसलिए विधानसभा के काम का एक तो बंटवारा करने, काम में विशेषज्ञता हासिल करने, और काम में एक अच्छा आउटपुट आए उसके हिसाब से क्या बनाई जाती है? विधानसभा समितियां बनाई जाती है। और इन्हीं समितियों में इंपोर्टेंट समितियां कौन सी होती है? वित्तीय समितियां।
देखो आपको पता है पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंट्री के मामले में भी और घर के मामले में। तो इस तरह से वित्तीय समिति, और वित्तीय समितियां कौन कौन सी है, एक जन लेखा जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक प्राक्कलन समिति का है, प्राक्कलन समिति का है, और राजकीय उपक्रम समिति। तो ये चारों जो समितियां हैं इनके जो अध्यक्ष है 1 साल के लिए चुने जाते हैं, और अभी 2026-27 के लिए जो अध्यक्ष है वो चुन लिए गए। चुनता कौन है, देखिए हमारा विधानसभा जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी बताइए जरा मुझे कमेंट में, ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, ठीक है। तो देवनानी जी ने 4 अध्यक्षों की नियुक्ति की है, इनको चुना है। अब देख लेते हैं एक एक समिति के बारे में। सबसे पहले ये जन लेखा समिति, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समिति होती है, ठीक है। क्या काम है इसका, इसका काम है सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उसकी जांच करना, ठीक है, और सीएजी जो रिपोर्ट आती है उसका भी एनालिसिस करना, ये काम होता है इसका। और भारत में और राजस्थान में भी, यानी भारत के राज्यों में भी और भारत में भी एक परंपरा रही है। परंपरा क्या रही है कि हमेशा लोक लेखा समिति का जो सभापति होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी कि विपक्षी दल का जो प्रमुख नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, वो इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो एक अच्छी है, स्वस्थ परंपरा है, जिसमें कि अगर आप सोच के देखिए, अगर पार्टी का ही कोई नेता अगर उसका अध्यक्ष होगा तो वो तो फिर कमियां बाल लाएगा नहीं। तो इसमें परंपरा रही है कि विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष जो है, यानी कि जो विपक्ष का दल है वो अपने सदन का नेता चुनता है, सरकार में नहीं होता लेकिन उसके सदन का नेता चुनता। तो अभी टीकाराम जूली जी जो है वो है नेता प्रतिपक्ष है, और इनको जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पिछली बार भी यही थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यही है और यही परंपरा रही है। देखिए ये कोई संसदीय परंपरा नियम नहीं है, लेकिन एक परंपरा समय के साथ बन गई है। आगे देखिए प्राक्कलन समिति क्या है। प्राक्कलन समिति का मतलब, प्राक्कलन से आप क्या समझते हैं, आकलन, यानी बजट का आकलन करना कि कौन से विभाग में कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, कौन सी परियोजना में कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तो ये 2 समितियां, क और ख, याद रखेंगे अलग अलग। क के जो अध्यक्ष है वो है संदीप शर्मा, और ख के हैं बाबू सिंह राठौड़, ठीक है। कौन है, ख के बाबू सिंह राठौड़ और संदीप शर्मा है क के, ठीक है। ये 2 समितियां होंगी, दोनों उसी जो नेचर है वही। राजकीय उपक्रम समिति, देखिए बहुत सारे ऐसे उपक्रम है जिनको सरकार खुद चलाती है, यानी कि जिनको सरकारी कंपनियां बोली जाती है। ये कंपनियां केंद्र की भी होती है और स्टेट की भी होती है। इस तरह स्टेट की जो कंपनियां हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आती है, यानी कितना प्रोडक्शन किया, कितना पैसा कमाया, कितनी बचत रही, इन सब की जो समिति है उसके अध्यक्ष है कालीचरण सराफ, जो कि खुद सत्ता दल के होते हैं। नाम याद रखना। देखिए सबसे पहली जो समिति है वो है लोक लेखा समिति। इसमें परंपरा ये रही है कि विपक्षी दल के जो प्रमुख विपक्ष के सदन के नेता है उनको चुना जाता है। तो टीकाराम जूली जो है कांग्रेस के विधायक है, सदन के नेता है कांग्रेस के, तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नियुक्ति कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद जो है प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष है बाबू सिंह राठौड़ और क के अध्यक्ष है संदीप शर्मा। उसके बाद राजकीय उपक्रम समिति, यानी सरकार की, राज्य सरकार की कुछ इस तरह की वो कंपनियां हैं जो कि सरकारी सेक्टर में काम करती है, उनका जो लेखा जोखा है उसके लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष कालीचरण सराफ को बनाया गया है। चारों समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा ही जाता है, इतनी श्योरिटी है, ठीक है। चलिए आगे, और ये हमेशा आपको अपडेट रहना है, जैसे समिति बदलती है उसके बाद आपको ये करना है। आगे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आया था अभी थोड़े दिनों पहले, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार आया। आई थिंक मुझे याद है एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, बट अगेन ये आर्टिकल था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, पूछा जा सकता है क्योंकि स्पीकर आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है विपक्षी दलों ने, और 4 दशकों में यानी कि 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। यानी कि उससे पहले हुआ होगा लेकिन 40 सालों में ये पहली बार हुआ, और 2 बार हुआ था आई थिंक, तो ये 40 सालों में पहली बार हुआ है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष की जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में नए सिरे से बहस शुरू हो गई है, ठीक है, कि उसकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, क्या लोकसभा स्पीकर जिस तरह से काम कर रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेसी में, क्या वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह के सुझाव है, इन सब पे बात होगी। देखिए प्रस्ताव का गिरना तो तय है, क्योंकि जो नंबर है वो सरकार के पास है, यानी कि बहुमत जो है वो सरकार के पास है, तो प्रस्ताव पास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसके संस्थागत मायने हैं। यानी मायने किस तरह से, मायने इस तरह से कि क्या वाकई में निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, तो ये इसके मायने आगे इसमें बात करेंगे। देखिए अध्यक्ष ये सुनिश्चित करते हैं कि बहस सही हो, सबसे पहला काम, यानी कि सकारात्मक बहस हो, सभी लोगों को सही प्रकार से समय मिले बात करने का, सदन में अपनी बात रखने का, प्रक्रिया के जो नियम हो वो अच्छे से लागू हो, और सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बना रहे। ये क्या है, अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका है। सबसे पहली चीज बहस सुनिश्चित हो, यानी कि बहस सुनिश्चित हो, सही हो। अगली प्रक्रिया नियम लागू हो, और सत्ता और विपक्ष के बीच में जो संबंध है वो संतुलित बने रहे, ये इनकी भूमिका है। संवैधानिक स्थिति क्या है, देखिए निष्पक्ष मध्यस्थ बनाया संविधान ने। पदग्रहण के बाद
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना उनका दायित्व है। देखिए कहीं भी लिखा नहीं गया है कि राजनीतिक दल से सदस्यता देनी पड़ती है। हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि इंग्लैंड में ऐसी परंपरा है, जो कि अच्छी परंपरा है, कि वहां जैसे ही स्पीकर चुना जाता है, स्पीकर को अपनी दल की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। तो एक अच्छी परंपरा है वहां पे, फिर उनके मतलब निष्पक्ष होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। देखिए पूरी तरह तो खत्म नहीं होती वहां भी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक लंबा जीवन अपना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिताया हो, किसी आइडियोलॉजी के साथ बिताया हो, तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उनको वो सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी एक अच्छी परंपरा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान ने ये दायित्व सुनिश्चित किया लोकसभा स्पीकर का कि भाई आप निष्पक्ष होकर सभी दलों के लिए काम करेंगे। और आपका जो दायित्व है क्या है, सबसे पहले बहस को सुनिश्चित करना, बहस सही तरीके से हो ये सुनिश्चित करना, पक्ष विपक्ष के बीच संतुलन बनाना, और उसके साथ में प्रक्रिया जो नियम है, यानी लोकसभा की प्रक्रिया कैसे चलनी है, उसके जो नियम है वो अच्छे से लागू हो। आगे देखिए अधिकार और वर्तमान प्रस्ताव का आधार क्या है। अधिकार क्या क्या है, देखिए सदस्यों की पहचान करना, बोलने का अवसर देना, ये अध्यक्ष का अधिकार है, वो ही डिसाइड करता है। कार्यवाही के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, ये भी उनका काम है। अनुशासन बनाए रखना, देखिए कई बार लोग क्या यहाँ से चल के कुर्सियों से उठ के और यहाँ पे वेल में आके नारेबाजी करने लग जाते हैं, ये अध्यक्ष की चेयर है, ठीक है। यहाँ कई बार अध्यक्ष के पास भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की अगर अनुशासनात्मक अगर कोई चीज होती है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार भी किसका है, अध्यक्ष का है। धन बिल को मान्यता देने का अधिकार, यानी कि कोई मनी बिल यानी कि धन बिल है या नहीं, इसका जो अंतिम जो राइट है वो किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही इस पे मोहर लगाता है, यस ये धन बिल है। तो ये बहुत बड़ी इनकी पावर है। और दल बदल कानून के अंतर्गत जो भी कुछ मुद्दे आते हैं उनके ऊपर निर्णय लेना, यानी किसी मान लो सदस्य है जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुआ, ठीक है, अब ये कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसको कांग्रेस ने क्या है, आउट कर दिया अपनी पार्टी से। जब सदस्यता पार्टी की खत्म हो जाती है तो सदन की भी खत्म हो जानी चाहिए। ये मामला पूरा का पूरा अध्यक्ष के पास जाता है और अध्यक्ष इस पे डिसाइड करता है कि अच्छा क्या होना चाहिए, राइट। तो ये चीज होगी। आगे देखिए वर्तमान जो प्रस्ताव है इसका आधार क्या है। कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उसमें अध्यक्ष पर दो प्रमुख आरोप है, दो आरोप लगाए। पहला क्या कि इन्होंने जो व्यवहार है वो पक्षतापूर्ण किया है, यानी हमारे विपक्षी सांसदों के साथ में निष्पक्षता का जो व्यवहार है इन्होंने नहीं किया है। आगे विपक्ष की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया गया, यानी हमें बोलने का अच्छे से मौका नहीं दिया गया। और हमने पीछे पढ़ा था कि ये अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका है, ठीक है। तो ये इनका कांग्रेस का प्रमुख आरोप है और इस आरोप के आधार पर वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और अध्यक्ष की जो विश्वसनीयता है वो काफी हद तक निष्पक्षता पर ही निर्भर करती है, यानी कि कौन अध्यक्ष कितना निष्पक्ष है। और अभी आपको पता वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है, जो कि हमारे कोटा से सांसद है और ये भी जो है वर्तमान लोकसभा स्पीकर है। आगे तीन प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है अध्यक्ष के कार्यालय पे, और ये जो पॉइंट है ये आपके सिविल सर्विस के मेंस के आंसर्स के पॉइंट बन जाते हैं। कैसे, सबसे पहली बार राजनीतिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। देखिए दल बदल कानून के तहत बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जब मान लो देखो ये स्पीकर है, ये मान लो बीजेपी है इधर, ठीक है, या सत्ता पक्ष मान लीजिए, किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, सत्ता पक्ष है, ठीक है, और इधर विपक्ष है। अब जब विपक्ष इन विधायकों पे अगर कार्रवाई की बात आई, विधायकों यानी सांसदों पे जब कार्रवाई की बात है तब तो ये बहुत टाइम तक डिले कर देते हैं फाइल को, लेकिन जब विपक्ष के सांसदों की बात आई तो इमीडिएट निर्णय कर देते हैं। तो ये क्या, ये एक प्रकार का भेदभाव ही है। आगे सत्तापक्ष विपक्ष में टकराव से संसद अप्रभावी हो जाती है। आपको पता है बहस सुनिश्चित, जो हेल्दी स्वस्थ जो बहस होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती है और आपस में हंगामा होता रहता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है अध्यक्ष के कार्यालय पे। और संसदीय परंपराओं का जो शरण है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि संसदीय परंपराएं जो है व्यवहारिक स्तर पे कमजोर होती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन जो है चुनौतियां हैं प्रमुख, इनको आप याद रखेंगे। आगे मजबूत करने के लिए आगे की राह, यानी आगे क्या क्या किया जा सकता है। देश में सबसे पहले सुधार और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक दलों में यह प्रतिबद्धता दिखानी होगी कि ये जो संस्थागत व्यवस्था है ये हमें बनाए रखनी है। निष्पक्षता का पालन अध्यक्ष को करना चाहिए, उसे अपेक्षा भी है और ये पद भी इस तरह का है, क्योंकि जब वो निष्पक्ष रहेंगे तभी एक स्वस्थ जो है डेमोक्रेसी हमारी हेल्दी रहेगी और आगे बढ़ेगी। निर्देशों की स्पष्टता हो, ठीक है, यानी कि निर्देश जो दिए जाए संसदीय प्रक्रिया में, यानी कि प्रक्रिया जो नियम है वो स्पष्ट हो और सभी दलों के समान रूप से लागू हो। और सर्वोच्च संस्था की जो गरिमा है उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उसका पालन किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए केकड़ी जो है प्रदेश का पहला वाईफाई फ्री शहर बन गया है। 10 अप्रैल को इसका उद्घाटन होगा। ISSF में हमारे प्लग गोलिया और मुकेश नेल्लावल्ली ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है। प्रेफरेंस थ्योरी हमने समझी कि जब दो लोग इस स्थिति में आ जाए कि अब सबका नुकसान हो रहा है, दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब वो समझौता हो जाता है और वो समझौता आगे भी चलता है, जो कि ईरान और अमेरिका वाले मामले में हुआ। वित्तीय समिति हमने पढ़ी, लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ा,
ठीक है, प्राक्कलन क और ख के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा जो राजकीय उपक्रम समिति के बारे में। चलो एक बार जल्दी से इसके हैं टीकाराम जूली, क के हैं संदीप शर्मा और प्राक्कलन ख के हैं बाबू सिंह राठौड़ और जो हमारी प्राक्कलन समिति है इसके हैं कालीचरण सर्राफ। तो ये आपको याद ही हो गए। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो आर्टिकल था वो हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही होगी। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। जय हिंद।